Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Banking Operation Semester 2 Unit 1 and Lecture 17. So आज का हमारा टॉपिक क्या है? RBI एक्ट 1934 जो कि हम लोग अपना चैप्टर 3 बी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था एंड आज भी हम लोग क्या है उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्या है, पावर ऑफ बैंक टू फाइल वाइंडिंग अप पिटीशन है, ठीक है। तो जो बैंक है उसके पास पावर है किसकी, जो वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल करने की, ठीक है। वाइंडिंग अप मतलब क्या होता है, जब आप किसी बैंक, किसी कंपनी को या किसी इंस्टीट्यूशंस को आप बंद करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, उसे क्लोज करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। तो उसकी पावर किसके पास है, तो उन्होंने बोला कि इसकी पावर किसके पास है, बैंक के पास है। सो the bank, that is RBI, the bank on being satisfied that a non-banking financial company, जब बैंक क्या है वो सेटिस्फाई हो जाती है जो नीचे पॉइंट्स बताए गए हैं उनसे, ठीक है, कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो जो नीचे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो ये सारी चीज़ें कर रही है, ठीक है। इससे वो अगर सेटिस्फाई हो जाती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, तो क्या है वो जो है पिटीशन फाइल कर देती है इनके क्लोजिंग के लिए। पहला पॉइंट क्या है, इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट है, ठीक है। अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो क्या है अपने डेब्ट को, अपना जो उन्होंने उधार लिया था उसको पे करने में वो अनेबल हो गई, ठीक है, कि मतलब अब वो उसे पे नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो क्या है कि जो बैंक है उसके पास राइट है कि वो क्या कर सकती है, वो पिटीशन फाइल कर सकती है, ठीक है। पिटीशन मतलब क्या होता है, याचिका, ठीक है, वो याचिका फाइल कर सकती है कहाँ पे, कोर्ट में, ठीक है, कि अब इसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। has by virtue of the provisions of section 45 LA become disqualified to carry on the business of a non-banking financial institution, ठीक है। एंड 45 LA में जो प्रोविजंस बताए गए थे, ठीक है, सेक्शन 45 LA में जो भी प्रोविजंस बताए गए थे, जिनमें क्या है कि जो प्रोविजन बताए होंगे कि अगर वो क्या है ऐसा कुछ हो जाती है जिससे क्या है वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बिजनेस कैरी आउट करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाती है, तो क्या है उस केस में क्या है वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं उसके वाइंडिंग अप के लिए। थर्ड पॉइंट देखें, तो हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द बैंक for receiving deposit by an order and such order has been in force for a period of not less than 3 months और है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो बैंक है मतलब RBI, उसके द्वारा क्या किया गया है, जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को के ऊपर रोक लगाई गई है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने से, ठीक है। मतलब आपका जो RBI है उसने क्या किया है, इन्हीं के ऊपर रोक लगा दी है कि अब ये क्या है डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और जो वो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए उसने ऑर्डर दे दिया है तो उस केस में क्या है इनके पास राइट होता है कि वो उसे वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। थर्ड देखें, द कंटिन्यूएंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज डिटरमिनेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और टू इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ सच नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 है। और दूसरा क्या है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी उन्होंने क्या किया कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ काम नहीं किया हो, इसमें उन्होंने पब्लिक का इंटरेस्ट तोड़ा हो, तो उस केस में क्या है, या फिर जो डिपॉजिटर्स थे कंपनी के उनका इंटरेस्ट तोड़ा है, तो उस केस में क्या है इनके वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन जो है वो जो है फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट देखें, सो a non-banking financial company shall be deemed to be unable to pay its debt if it has refused or has failed to meet within 5 working days any lawful demand made at any of its offices or branches and the bank certifies in writing that such company is unable to pay its debt है, ठीक है। और फिर क्या है, और एक कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल, उसे डीम्ड माना जाएगा, अनेबल टू पे इट्स डेप्ट है, ठीक है, उसका डेप्ट पे करने में जो है ये मान लिया जाएगा, डीम्ड मान लिया, मतलब क्या होता है मान लेना कि वो अब अनेबल है अपने डेप्ट को पे करने में। किस केस में, इफ इट हैज रिफ्यूज्ड, ठीक है, या तो उसने मना किया होगा या फिर वो फेल हो गई होगी, किसने, अपने 5 जो उसके 5 वर्किंग डेज थे ना, वो 5 वर्किंग डेज में क्या है अपना जो 5 वर्किंग डेज थे उसके, उस 5 वर्किंग
वर्किंग डेज में वो क्या है, पेमेंट करने में वो फेल हो गई किसी कंपनी को, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसे जो है मान लिया जाएगा कि वो अनएबल है अपने डेप्ट को पे करने में, और फिर उसे क्या कर जाए, पिटीशन उसके अगेंस्ट में फाइल किया जा सकता है उसको बाइंडिंग अप के लिए। A copy of every application made by the bank under section 1 shall be sent to the registrar of companies है। और जो आपका जो बैंक है वो जब पिटीशन फाइल करेगा तो जो भी एप्लीकेशन या जो भी चीज़ें वो देगा तो उसकी एक कॉपी उसे क्या करनी पड़ेगी, जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में सेंड करनी पड़ेगी। और ये किस में लिखा है आपका, सब सेक्शन 1 में। So all the provisions of the Companies Act 1956 of 1956 relating to winding of company shall apply to a winding up proceedings initiated on the application made by the bank under this provision है। तो जो क्या है इस कंपनीज एक्ट 1956 में जो भी प्रोसीजर्स, जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं वाइंडिंग अप, एक कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए, वो सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना कौन सा, इंस्पेक्शंस, ठीक है। इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो इंस्पेक्शन कौन करता है, किसके पास राइट है। So the bank may at any time cause an inspections to be made by one or more of its officers or employees or other persons hereinafter in this section referred to as the inspecting authority, ठीक है। जो बैंक है वो क्या है, किसी भी वक्त, जो बैंक है वो किसी भी वक्त क्या है कि जो है इंस्पेक्शन करा सकती है अपने किसी एक या एक से ज़्यादा ऑफिसर्स के थ्रू, या फिर किसी एम्प्लॉयज़ के थ्रू, या फिर अदर पर्सन के थ्रू, ठीक है, या कोई भी इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी के थ्रू क्या है वो जो है इंस्पेक्शन करा सकती है। किस केस में, ऑफ एनी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो उस, यहाँ तक कि उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी इंक्लूड किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग द करेक्टनेस और कंप्लीटनेस ऑफ एनी स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसका किस पर्पज के लिए इंस्पेक्शन करा सकती है, ये चेक करने के लिए कि जो उनके स्टेटमेंट्स थे उसको वेरीफाई करने के लिए, उसका करेक्टनेस और कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। जो स्टेटमेंट वो बना रही हैं वो करेक्ट है, वो कंप्लीट है या नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए ये क्या है, इंस्पेक्शन करा सकती है। उसके साथ में और किस चीज़ के लिए इंस्पेक्शन करा सकती है, information or particular furnished to the bank or for the purpose of obtaining any information or particulars which the non-banking institutions has failed to furnish on being called upon to do so है। या फिर क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन जो कि बैंक ने क्या की थी, मांगी थी, किससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, और ये लोग क्या है इन्होंने उसे फर्निश करने में फेल हो गए हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए जो बैंक है वो क्या कर सकती है, इंस्पेक्शन करवा सकती है, ठीक है। It shall be the duty of every director or member of any committee or other body for the time being vested with the management of the affairs of the non-banking institution or other officers or employees thereof to produce to the inspecting authority all such books, accounts and other documents in his custody or power, and to furnish that authority with any statement and information relating to the business of the institutions as that authority may require of him within such time as may be specified by that authority है, ठीक है। तो क्या है, जो ये ड्यूटी होती है एवरी डायरेक्टर की, क्या है, जो आपके जो उस एंटरप्राइज में जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी मेंबर ऑफ कमिटी हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, उन सब की ये ड्यूटी है, ठीक है, उन सब की ये ड्यूटी है कि अगर कोई इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी वहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो उन्हें जिस भी बुक्स की नीड है, जिस भी अकाउंट्स की नीड है, वो सारे बुक्स और अकाउंट्स उनको प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है, जिसकी भी कस्टडी में है, जिसकी भी पावर में है, वो सारे बुक और अकाउंट्स उसको प्रोवाइड किए जाएं, और वो जिस भी अथॉरिटी से या जिस भी पर्सन से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाए, सारे लोग उनको आंसर करें, ये क्या है, विद इन सच टाइम है, ठीक है, जो टाइम उन्होंने स्पेसिफाई किया होगा उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, ठीक है। The inspection authority may examine on oath director or member of any
The inspection authority may examine on both director or member of any committee or body for the time being vested with the management of the affairs of the non-banking institution or other officers or employees thereof in relations to its business and may administer and oath accordingly. ठीक है, अब क्या है कि जो आप जो इंस्पेक्शन अथॉरिटी है वो क्या है, वो एग्जामिन कर सकते हैं किसको, डायरेक्टर को भी एग्जामिन कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो कोई भी कमिटी होगी उसको भी एग्जामिन कर सकते हैं, कोई अदर बॉडी या कोई अदर पर्सन जो किसी भी तरह से जो मैनेजमेंट का अफेयर्स है ना उससे रिलेट करता है तो उसे वो एग्जामिन कर सकती हैं। ठीक है, एंड कोई भी ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉय जो कि क्या है बिजनेस से रिलेट कर रहा होता है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन से, बिजनेस के अफेयर से, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी भी तरह से वो रिलेट कर रहा होता है तो उसे एग्जामिन करने का राइट होता है किसके पास में, इंस्पेक्शन अथॉरिटी के पास में। नेक्स्ट हम देखें, सो डिपॉजिट नॉट टू बी सॉलिसिटेड बाय अथोराइज्ड पर्सन्स है, तो नो पर्सन शैल सॉलिसिट ऑन बिहाफ ऑफ एनी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ईदर बाय publishing or causing to be published any prospectus or advertisement or in any other manner deposit of money from the public unless है, तो कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे कोई भी एडवर्टाइजिंग या कोई भी पब्लिशिंग या कोई भी प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश नहीं कर सकता है किससे रिगार्डिंग, डिपॉजिट से रिगार्डिंग, अनलेस, ठीक है, जब तक ये जो नीचे पॉइंट बताए गए हैं ये चीज़ें ना हो जाएं तब तक वो कोई पर्सन इन चीज़ों को नहीं कर सकता है। तो he has been authorized in writing by the said non-banking institutions to do so and specifies the name of the institution which has to so authorized him है, या फिर क्या है, अगर उस पर्सन को, ठीक है, अगर उस पर्सन को क्या किया गया है, अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है उस चीज़ को, प्रॉस्पेक्टस को इशू करने के लिए इन राइटिंग, ठीक है, अगर उस पर्सन को क्या है अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है कैसे, इन राइटिंग में नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उस काम को करने के लिए, तो क्या है, और उसमें उसका नाम भी लिखा है और क्या है उस इंस्टीट्यूशन का भी नाम लिखा है जिसने उसको क्या किया, ऑथराइज्ड किया है, तो उस केस में वो क्या है प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश कर सकता है और एडवर्टाइजमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है, अदरवाइज वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। The prospectus or advertisement complies with any order made by the bank under section 45J and with any other provisions of law for the time being in force applicable to the publication of such prospectus or advertisement है। नेक्स्ट देखें तो क्या है आपका डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। सो एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि रिलेट कर रही होती है किससे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, contained in any statement or return submitted by such company under the provision of this chapter है, ठीक है, तो वो क्या है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, contain in any statement, कोई भी स्टेटमेंट होता है या फिर रिटर्न होती है जो कि क्या करनी पड़ती है, उन्हें सबमिट करनी होती, सबमिटेड बाय सच कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, उन्होंने क्या किया है इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन को सबमिट किया है तो उसे डिस्क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, and obtained through audit or inspection or otherwise by the bank shall be treated as confidential and shall not except otherwise provided in this section be disclosed है। और क्या है, अगर क्या है कोई इन्फॉर्मेशन जो कि ऑब्टेन हुई है किसके थ्रू, ऑडिट के थ्रू या फिर इंस्पेक्शन के थ्रू या फिर अदरवाइज किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, तो क्या है कि उससे क्या किया जाएगा, उसे ट्रीट किया जाएगा कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, शैल नॉट एक्सेप्ट अदरवाइज, अगर इस सेक्शन में बोला गया है कि उसे डिस्क्लोज करना कंपलसरी है तब तो वो डिस्क्लोज किया जाएगा, बट अदरवाइज क्या है उसे कॉन्फिडेंशियल माना जाएगा और उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। Nothing in this section shall apply to the disclosure by any non-banking financial company with the previous premium of the bank of any information furnished to the bank under subsection 1 and the publication। तो ये जो nothing in this section shall apply to, इसमें से क्या है, ये जो section इन सब चीज़ों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो the publication by the bank if it consider necessary in the public interest so to do of any information collected by it under subsection 1 in such consulted from as it may think if it without disclosing the name of any non-banking financial company or its borrower है। अगर क्या है, अगर बैंक को लगता है कि भाई क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो कि क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, तो वो बिना बोरोवर एंड बिना फाइनेंशियल कंपनी का नाम बताए उसे क्या करते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं।
and the disclosure or publications by the non-banking financial company or by the bank of any such information to any other non-banking financial company or in accordance with the practice and uses customary amongst such companies or as permitted or required under any other law है, ठीक है। और किसी और दूसरे लॉ में अगर क्या है कंपलसरी है ये चीज़ को किसी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करना तो फिर उसे क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्या है, पावर ऑफ बैंक टू एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो बैंक के पास में कौन कौन सी पावर है एग्जेम्प्ट करने की, क्या क्या चीज़ों को एग्जेम्प्ट करने की पावर है, देखते हैं हम लोग। सो The bank on being satisfied that it is necessary so to do may declare by notification in the official gazette that any or all of the provisions of this chapter shall not apply to a non-banking financial institution or a class of non-banking institutions or non-banking financial company or to any class or non-banking financial companies either generally or for such period as may be specified subject to such condition limitations restrictions as it may think for it impose, ठीक है। तो क्या है, अगर बैंक को ये लगता है, अगर बैंक क्या है किसी भी नेसेसरी की वजह से सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई ये ज़रूरी है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अगर बैंक को ये लगता है कि पब्लिक के हित के लिए ये ज़रूरी है कि भाई क्या है कि जो ये प्रोविजंस लगे इतने सारे इस चैप्टर में दिए गए हैं वो प्रोविजंस अब क्या हो नॉन बैंकिंग कंपनी के ऊपर ना लगाए जाए, तो वो क्या कर सकती है, वो जो आपका ऑफिशियल गैजेट है उसमें नोटिफिकेशन दे करके ये कह सकती है कि जो ये प्रोविजंस हैं वो क्या होंगे, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। ये प्रोविजंस उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे और वो बैंक चाहे मतलब RBI चाहे तो वो जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन सबके ऊपर से ये प्रोविजंस को हटा सकता है और चाहे तो वो कोई पर्टिकुलर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एक कोई ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये बोल सकता है कि हाँ ये जो एप्लीकेशन है ये उनके ऊपर फॉलो नहीं होंगे। बट उसके साथ में ये है कि उसके साथ में कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बोल दे, कुछ कंडीशन है जिसके बिहाफ पे ही ऐसा हो सकता है कि हाँ वो नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि हाँ भाई अब ये प्रोविजन फॉलो अप नहीं होंगे। और ये भी है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए हटाए जाए। सो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज चैप्टर 3 C, ठीक है। हमारा जो चैप्टर 3 B था वो आज हम लोगों का एंड हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर 3 C। तो इसमें आपका क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हैं, ठीक है। तो जो आपका क्या है अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हैं जो कि डिपॉजिट्स क्या है एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, जिनके ऊपर क्या है रोक लगाई गई है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन देखें तो द वर्ड and expression are used in this chapter and defined in chapter 3 B shall have the meaning respectively assigned to them therein है, ठीक है। तो देखें deposit not be accepted in certain cases, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिस केस में आपके क्या है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। नो पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और अ फर्म और एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल शैल एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट है, ठीक है। कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी फर्म जो कि क्या है एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है और एसोसिएशन है किसका, इंडिविजुअल्स का, वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। किन केसेस में एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, इफ हिज और इट्स बिजनेस होली और पार्शली इंक्लूड्स एनी ऑफ द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 45(1) है, ठीक है। तो क्या है वो किस केस में नहीं कर सकती है, अगर क्या है उसकी जो बिजनेस है उसका जो बिजनेस है वो होली या पार्सली उन एक्टिविटीज में का बिजनेस है जो कि क्लॉज C ऑफ सेक्शन 45 में बताई गई हैं। सेकेंड देखें तो इफ हिज और इट्स प्रिंसिपल business is that of receiving of deposits under any scheme or arrangement or in any other manner or lending in any manner है, ठीक है। या फिर क्या है उसका जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो क्या है बिजनेस को डिपॉजिट्स को रिसीव करने का है, लेकिन क्या है अंडर एनी स्कीम, किसी भी स्कीम या फिर किसी अरेंजमेंट के अंदर या किसी अदर मैनर में है, तो उस केस में क्या है वो जो है जो बैंक है वो उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगा सकती है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। So where any person preferred to in subsection 1 holds any deposit on its day of April on the first day of April 1997 which is not in accordance with subsection 1, ठीक है। अगर क्या है कोई पर्सन जो है वो जो कि
जो उस पर्सन के बारे में सब सेक्शन 1 में बताया गया है, उन्होंने कोई जो है डिपॉजिट को क्या कर रखा था, होल्ड कर रखा था कब, 1 अप्रैल ऑफ 1997 को, तो विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द सब सेक्शन 1, जो कि क्या है सब सेक्शन 1 के अकॉर्डेंस नहीं था। सच डिपॉजिट शैल बी रिपेड बाय दैट पर्सन इमीडिएटली आफ्टर सच डिपॉजिट बिकम्स ड्यू फॉर रीपेमेंट है, और विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट विच एवर इज अर्लियर है, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस डिपॉजिट को तुरंत के तुरंत उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, जैसे ही वो क्या होगी, वो ड्यू होगी, ठीक है। ड्यू जैसे वो रीपेमेंट के लिए ड्यू होगी वैसे ही तुरंत क्या करना पड़ेगा, उन्हें उसे रीपे करना पड़ेगा, या फिर क्या है विद इन द 3 years ऑफ, या फिर जिस दिन क्या हुआ था, वो कमेंसमेंट हुआ था, मतलब वो डिपॉजिट उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उससे 3 साल के अंदर अंदर जो भी चीज़ पहले हो जाती है उससे क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो डिपॉजिट रीपे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखें तो ऑन एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1997 नो पर्सन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 शैल इशू और कॉज टू बी इशूड एनी एडवर्टाइजमेंट इन एनी फॉर्म फॉर सॉलिसिटिंग डिपॉजिट है, एंड पावर टू इशू सर्च वारंट है, ठीक है। किसके पास जो है पावर है सर्च वारंट को इशू करने की, तो any court having jurisdictions to issue a search warrant under the Code of Criminal Procedure 1973 may, on an application by an officer of the bank of the state government authorized in this behalf, stating his belief that certain documents relating to acceptance of deposits in contravention of the provision of section 45(8) are secreted at any place within that local limits of the jurisdiction of such court, issue a warrant to search for such documents, ठीक है। तो कोई भी कोर्ट है, ठीक है, जो कोई भी कोर्ट जिसके पास क्या है हैविंग jurisdictions to issue, उसके पास क्या है पावर है कि वो कोड ऑफ क्रिमिनल पोजीशन के अंदर क्या कर सकती है, वारंट इशू कर सकती है। अगर कोई क्या है, अगर बैंक का कोई ऑफिसर या फिर स्टेट का कोई ऑफिसर क्या करता है, वहाँ पे एप्लीकेशन देता है कि भाई क्या है जो डिपॉजिट्स हैं उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्या की गई है, कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, कुछ किसी प्रोविजंस जो 45(8) के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं डिपॉजिट से रिगार्डिंग, उनको क्या किया गया, कॉन्ट्रावेंट किया गया, मतलब उन्हें तोड़ा गया है, तो उस केस में क्या है कि जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, सर्च वारंट इशू कर सकती है। So a warrant issued under subsection 1 shall be executed in the same manner and shall have the same effect as the search warrant issued under the Code of Criminal Procedure 1973 है। तो जो वारंट इशू किया गया होगा अंडर सबसेक्शन 1 के अंदर वो बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट होगा, उसी मैनर में एग्जीक्यूट होगा जैसे कि क्या है जो क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जैसे वारंट इशू होता है उसी की तरह। सो आज हमारा जो चैप्टर 3 बी था वो भी एंड हुआ है, और उसके साथ साथ में हम लोगों ने आपका जो चैप्टर 3 सी था उसे भी खत्म किया है आज। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू।